Shall I start now? थीम 3। एक साम्राज्य जो 3 महाद्वीपों तक फैला हुआ था। An empire across 3 continents. The Roman Empire covered a vast stretch of territory that included most of Europe as we know it today and a large part of the fertile Crescent and North Africa. जो रोमन एम्पायर था वो एक बहुत विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था, दैट इंक्लूडेड मोस्ट ऑफ यूरोप, जिसमें काफ़ी ज़्यादा यूरोप शामिल था। एज वी नो इट टुडे, जिस यूरोप को आज हम जानते हैं वो यूरोप था। एंड लार्ज पार्ट ऑफ फर्टाइल क्रीसेंट, और फर्टाइल क्रीसेंट का एक लार्ज पार्ट था। एंड नॉर्थ अफ्रीका उसमें था। इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में, वी शैल लुक एट द वे दिस एम्पायर वाज ऑर्गेनाइज्ड। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस प्रकार से इस एम्पायर को ऑर्गेनाइज किया गया था, संगठित किया गया था। द पॉलिटिकल फोर्सेस दैट शेप्ड इट्स डेस्टिनी, वो राजनीतिक बल जिन्होंने इसके भाग्य को निर्माण किया, भाग्य को आकार प्रदान किया। एंड द सोशल ग्रुप्स, और सामाजिक समूह, इन विच पीपल वर डिवाइडेड, जिसमें लोग बटे हुए थे, उनके बारे में देखेंगे। यू विल सी दैट एन एम्पायर इम्प्रेस्ड अ वेल्थ ऑफ लोकल कल्चर एंड लैंग्वेजेस। आप देखोगे कि इस एम्पायर ने कैसे स्थानीय संस्कृति को, भाषाओं को इम्ब्रेस कर लिया था। दैट वुमेन हैड ए स्ट्रोंगर लीगल पोजीशन, कि औरतों की एक स्ट्रोंगर लीगल पोजीशन थी देन दे डू इन मैनी कंट्रीज टुडे। वैसी पोजीशन थी जैसी पोजीशन वो आजकल के देशों में, बहुत से देशों में रखती हैं। स्ट्रॉन्ग लीगल पोजीशन थी उनकी, बट ऑल्सो दैट मच ऑफ द इकोनॉमी वाज रन ऑन स्लेव लेबर। लेकिन इसके साथ हम यह भी देखेंगे कि मच ऑफ द इकोनॉमी जो थी वो स्लेव लेबर पर रन होती थी, चलती थी, दास प्रथा पर। दास थे, लेबर करते थे, मजदूर थे वो। डिनाइंग फ्रीडम टू सब्सटेंशियल नंबर्स ऑफ पर्सन्स, बहुत सारे लोगों को जो फ्रीडम्स थी उसकी क्या थी, डिनाइड की गई थी, मना की गई थी, उनको आज़ादी इतनी ज़्यादा नहीं थी। फ्रॉम द 55th सेंचुरी ऑन, 5वीं शताब्दी के बाद, द एम्पायर फेल अपार्ट इन द वेस्ट बट रिमेन्ड इंटैक्ट एंड एक्सेप्शनली प्रोस्पेरियस इन द ईस्टर्न हाफ। 5वीं शताब्दी के बाद जो ये साम्राज्य था वो अकेला पड़ गया था, वेस्ट की ओर चला गया था, पश्चिमी भाग में। लेकिन यह वास्तव में ऐसा ही रहा था और एक्सेप्शनली प्रोस्पेरियस रहा था, अपवाद रूप से समृद्ध था। इन द ईस्टर्न हाफ, ईस्टर्न में, वेस्ट में चला गया था, ईस्टर्न पार्ट में प्रोस्पेरी समृद्ध रहा था, वो इंटैक्ट रहा था। द कैलिफेट का मतलब खलीफा, जो कैलिफेट था, खलीफा जो था, विच यू विल रीड अबाउट इन द नेक्स्ट चैप्टर, जिसके बारे में तुम अगले चैप्टर में पढ़ोगे। बिल्ट ऑन दिस प्रोस्पेरिटी, उसने इस प्रोस्पेरिटी को बनाया था। एंड इनहेरिटेड इट्स अर्बन एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस, उसने इसकी अर्बन और रिलीजियस ट्रेडिशंस को विरासत में प्राप्त किया था, खलीफा ने। ठीक है। रोमन हिस्टोरियंस हैव ए रिच कलेक्शन ऑफ सोर्सेज टू गो ऑन। कैलिफेट, ठीक है। खिलाफत और कैलिफेट, खिलाफत जो है वो खलीफा का क्षेत्र होता था, ठीक है, उसको बोलते थे कैलिफेट। खलीफा के एरिया को कैलिफेट बोलते हैं। जैसे सल्तनत किसको बोलते हैं, सुल्तान के एरिया को, ठीक है, वैसे ही खलीफा के एरिया को खिलाफत बोलते हैं। रोमन हिस्टोरियंस हैव ए रिच कलेक्शन ऑफ सोर्सेज टू गो ऑन। रोमन हिस्टोरियंस के पास गो ऑन जारी रखने के लिए बहुत सारे कलेक्शंस का सोर्सेज हैं, बहुत सारे कलेक्शन हैं जिसमें वो शुरू कर सकते हैं। विच वी कैन ब्रॉडली डिवाइड इनटू 3 ग्रुप्स, जिन सोर्सेज को हम मुख्य रूप से 3 समूह में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से टेक्स्ट हैं उनके पास, डॉक्यूमेंट्स हैं, एंड मटेरियल रिमेन्स हैं, ठीक है। टेक्सुअल रिसोर्सेज इंक्लूड हिस्टोरियंस, histories of period written by contemporaries. These were usually called annals because the narrative was constructed on a year by year basis. जो टेक्सुअल सोर्सेज थे उसमें क्या क्या शामिल था, हिस्ट्रीज ऑफ द पीरियड, उस समय के इतिहास शामिल था। रिटन बाय कंटेम्परेरीज, जो कंटेम्परेरी समकालीन लोगों के द्वारा लिखा गया था, इन्हें एनल्स कहा जाता था। एनल्स का मतलब भी इतिहास होता है, ठीक है। इन्हें इतिहास कहा जाता था बिकॉज, क्योंकि जो नैरेटिव जो था उसे ईयर बाय ईयर बेसिस पर कंस्ट्रक्ट किया जाता था, लिखा जाता था। एनल्स, एनुअल से बनाइए, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री को एनुअली लिखा जाता था। लेटर्स थे,
टेक्सुअल सोर्सेज में लेटर्स भी शामिल थे जो एक राजा के द्वारा दूसरे राजा को भेजे गए थे, स्पीचेस थे, भाषण थे, सरमन्स थे, उपदेश थे, लॉज, कानून थे एंड सो ऑन, और बहुत सारी चीज़ें थी जो टेक्सुअल रिसोर्सेज में शामिल थी। डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज भी थे, इंक्लूड मेनली इंस्क्रिप्शंस एंड पपियरी। ठीक है, ये सोर्सेज इंस्क्रिप्शंस एंड पपियरी। इंस्क्रिप्शंस वर यूजुअली कट ऑन स्टोन, जो इंस्क्रिप्शंस थे वो प्राय स्टोन्स पर कट किए गए थे, स्टोन्स पर लिखे गए थे। सो ए लार्ज नंबर सर्वाइव, सो इसीलिए एक लार्ज नंबर जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो सर्वाइव अभी भी बचे हुए हैं इन बोथ ग्रीक एंड लेटिन, ग्रीक और लेटिन लैंग्वेज में। ये जो द पपीरस दे रखा है वाज ए रीड लाइक प्लांट, वो एक रीड लाइक प्लांट होता था दैट ग्रू अलोंग द बैंक्स ऑफ नाइल एंड इजिप्ट, इन इजिप्ट, जो मिस्र में नील नदी के किनारे उगता था। पपीरस रीड लाइक प्लांट, रीड लाइक प्लांट का मतलब होता खोखला प्लांट होता था अंदर से। ठीक है, एंड वाज प्रोसेस टू प्रोड्यूस ए राइटिंग मटेरियल, और उस रीड लाइक प्लांट को प्रोसेस किया जाता था। ठीक है, एक रिटन राइट लाइक मटेरियल जिसके ऊपर राइटिंग मटेरियल होता था, कुछ लिखा जाता था, दैट वाज वेरी वाइडली यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, और इस प्लांट को, इस राइटिंग मटेरियल को प्रतिदिन या दैनिक जीवन में काफ़ी ज़्यादा विस्तृत रूप से प्रयोग किया जाता था। ऐसे लिखते थे वो। थाउजेंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, अकाउंट्स, लेटर्स एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स सर्वाइव ऑन पपीरस। ठीक है, हजारों कॉन्ट्रैक्ट्स, समझौते, अकाउंट्स, विवरण, लेटर्स, पत्र और ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स थे वो इस पपीरस पर क्या हैं, सर्वाइव हैं, बच गए हैं समय के साथ साथ। एंड हैव बीन पब्लिश्ड बाय स्कॉलर्स, स्कॉलर्स के द्वारा इनको पब्लिश किया गया है। हु आर कॉल्ड पापाइरोलॉजिस्ट, जिन स्कॉलर्स को पापाइरोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये पेड़ ले लिया पपीरस, उसके ऊपर लिख दिया, इसको क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया, और जो पब्लिश कर रहा जो व्यक्ति है उसको पापाइरोलॉजिस्ट बोला जाता है। ठीक है, जो उनका अध्ययन करता है बता उनको। मटेरियल रिमेन्स इंक्लूड अ वेरी वाइड असॉर्टमेंट ऑफ आइटम्स। ठीक है, मटेरियल अवशेष में बहुत प्रकार के आइटम्स शामिल है। कौन से दैट मेनली आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर, जो आइटम्स मुख्य रूप से पुरातत्वविदों के द्वारा खोजे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए थ्रो एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन के माध्यम से खोजे गए हैं। एंड फील्ड सर्वे, फील्ड सर्वे के माध्यम से खोजे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए बिल्डिंग्स खोजी गई हैं, माउंटेन्स एंड अदर काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, ये खोजे गए हैं। पोट्री खोजी गई है, कोइन, सिक्के, मोजेक्स एवं एंटायर लैंडस्केप, कभी कभी पूरी लैंडस्केप की भी खोज की गई है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए थ्रो द यूज ऑफ एरियल फोटोग्राफी, एरियल फोटोग्राफी के प्रयोग के माध्यम से। ईच ऑफ दिस सोर्सेज, इनमें से प्रत्येक सोर्सेज कैन ओनली टेल अस जस्ट सो मच अबाउट द पास्ट, वो इनमें से प्रत्येक सोर्सेज हमें पास्ट के बारे में इतना ज़्यादा बता सकता है। एंड कंबाइनिंग दैम कैन बी ए फ्रूटफुल एक्सरसाइज, और इन जानकारी को अगर हम एक साथ इकट्ठा करते हैं तो एक फ्रूटफुल एक्सरसाइज हो सकती है, एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज हो सकती है। बट हाउ वेल दिस इज डन डिपेंड्स ऑन द हिस्टोरियन स्किल्स, लेकिन कितना अच्छी तरह से इन जानकारियों को जोड़ा गया है यह इतिहासकारों पर डिपेंड करता है। Two powerful empires ruled over most of Europe, North Africa and the Middle East in the period between the birth of Christ and the early part of the 7th century, say down to 630s। ठीक है, दो शक्तिशाली साम्राज्यों ने यूरोप पर, नॉर्थ अमेरिका पर और मिडल ईस्ट पर शासन किया। कब शासन किया? जब क्रिस्ट का जन्म हुआ और जो 7वीं शताब्दी का प्रारंभिक समय था इसके बीच में। ठीक है, कैसे? जैसे कि मान सकते हैं हम 630 से 630 तक क्रिस्ट का जन्म हुआ 1 ईस्वी में। 630 तक दो पावरफुल साम्राज्यों ने इस पार्ट पर शासन किया। कौन से पर? यूरोप पर, नॉर्थ अफ्रीका पर और मिडिल ईस्ट पर। द टू एम्पायर्स वर दोज ऑफ रोम एंड ईरान। ये जो दो मुख्य एम्पायर्स थे ये रोम और ईरान के थे। द रोमन्स एंड ईरानियंस वर रिवल्स। जो रोमन्स थे, ईरानियंस थे, वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। एंड फोर्ट अगेंस्ट ईच अदर, और एक दूसरे से लड़ते थे। फॉर मच ऑफ देयर हिस्ट्री, अपने बहुत से इतिहास में एक दूसरे से लड़ाई करते रहे थे। देयर एम्पायर्स ले नेक्स्ट टू ईच अदर, उनके जो साम्राज्य थे वे एक दूसरे के साथ लगते थे। सेपरेटेड ओनली बाय ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, जो केवल एक छोटी सी जमीन के टुकड़े के द्वारा अलग होते थे। दैट रैन अलोंग द रिवर यूफ्रेट्स, जो छोटा सा टुकड़ा जो है वो रिवर यूफ्रेट्स के साथ साथ था।
उस छोटे से जमीन के टुकड़े के द्वारा ईरानियन साम्राज्य को, रोमन साम्राज्य को अलग किया जाता है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी शैल बी लुकिंग, हम देख रहे होंगे एट द रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर की ओर, रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। बट वी शैल आल्सो रेफर इन पासिंग टू रोम्स रिवल ईरान, लेकिन हम धीरे धीरे रोम का जो प्रतिद्वंदी है ईरान, उसकी ओर भी पास हो रहे होंगे, उसको भी देख रहे होंगे, जा रहे होंगे। इफ यू लुक एट द मैप, यदि आप मैप की ओर देखोगे, यू विल सी दैट द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका, कि यूरोप और अफ्रीका के जो महाद्वीप आर सेपरेटेड बाय सी, वो समुद्र के द्वारा अलग किए गए हैं। दैट स्ट्रेचेज ऑल द वे फ्रॉम स्पेन इन द वेस्ट टू सीरिया इन द ईस्ट, जो समुद्र स्पेन से लेकर के सीरिया के वेस्ट तक, ईस्ट तक फैला हुआ है। ठीक है, स्पेन के वेस्ट से लेकर के सीरिया के ईस्ट तक फैला हुआ है। ठीक है, दिस सी इज कॉल्ड मेडिटेरेनियन सी, इस समुद्र को मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है। एंड इट वाज द रीजन्स अराउंड द सी इन बोथ डायरेक्शंस, और यही वो क्षेत्र था जो समुद्र के चारों तरफ, दोनों दिशाओं में, नॉर्थ में एज वेल एज साउथ में। टू द नॉर्थ, नॉर्थ में द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर वर फॉर्म्ड बाय टू ग्रेट रिवर्स, जो नॉर्थ में जो बाउंड्री थी वो दो मुख्य नदियों के द्वारा बनाई गई थी। कौन सी? राइन एंड द दानूब। ठीक है, दान्यूब रिवर, राइन के द्वारा। टू द साउथ, साउथ में बाय द ह्यूज एक्सपेंस ऑफ, जो बाउंड्री बनाई गई थी, ह्यूज एक्सपेंस ऑफ डेजर्ट कार्ड सहारा, सहारा के द्वारा बाउंड्री बनाई गई थी। दिस इज द मैप। ठीक है, ये है वो मैप, ये सहारा डेजर्ट है, यहाँ तक बाउंड्री थी साम्राज्य की, और ऊपर जो थी ये राइन रिवर है, यहाँ तक बाउंड्री होगी, और यह रिवर दानूब है, यहाँ तक इसकी बाउंड्री होगी। ठीक है, ये कार्पेथियन माउंटेन्स होगी। समझ आ गया? एटलस माउंटेन्स। स्पेन यहाँ पर है मैम, फ्रांस एंड स्पेन। ये पोर्टुगल हो गया इतना इतना पार्ट, ये स्पेन हो गया, ये फ्रांस हो गया। ठीक है, फ्रांस की जो बाउंड्री अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी दोनों से लगती है। ठीक है, मैप की बुक रखो अपने पास। ठीक है, जब आप हिस्ट्री को पढ़ रहे हो, वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, समझ में आएगी अच्छे से। समझ गए? नॉर्थ में बाउंड्री दो नदियों से बनती थी, कौन सी नदियां? राइन एंड रिवर दान्यूब, दानूबे रिवर्स बोल सकते हो, नाम में कोई मिस्टेक नहीं होती। और साउथ में बाउंड्री सहारा डेजर्ट के द्वारा बनाई गई थी। दिस वास्ट स्ट्रेच ऑफ टेरिटरी वाज द रोमन एम्पायर, ये जो एम्पायर हमने बताया कि उसकी बाउंड्री नॉर्थ में दानूब रिवर और राइन रिवर से, और साउथ में सहारा से, ये जो स्ट्रेच था ये रोमन एम्पायर था। क्या था? रोमन एम्पायर। बीच में समुद्र भी शामिल कर लिया उसमें। ईरान कंट्रोल द होल एरिया साउथ ऑफ द कैस्पियन सी डाउन टू द ईस्टर्न अरेबिया, जो ईरान था वो सारे एरिया को कंट्रोल करता था जो कैस्पियन सी के साउथ में था और ईस्टर्न अरेबिया तक था। कैस्पियन सी के साउथ में और ईस्टर्न सीरिया तक। ठीक है, कैस्पियन सी मैं दिखाता हूं कैस्पियन सी कहाँ है। मैप को अच्छे से देखो। हिस्पानिया, बेटिका, न्यूमीडिया, मोरक्को, अफ्रीका, प्रोकॉन्सुलरीज, ठीक है, ट्यूनीशिया, ट्रिपोलिटानिया, इजिप्ट, ये दिस इज कैस्पियन सी, ये रहा कैस्पियन सी। ठीक है, कैस्पियन सी के जो ईस्ट में था, ठीक है, और सीरिया के वेस्ट तक। क्या लिखा हुआ है? होल होल एरिया साउथ ऑफ द कैस्पियन सी डाउन टू द ईस्टर्न अरेबिया। ठीक है, इसके डाउन तक, ईस्टर्न अरेबिया तक। ठीक है, ईस्टर्न अरेबिया कौन सा हो गया? अरेबियन पेनिनसुला, सऊदी अरेबिया के ईस्टर्न अरेबिया तक। ये एरिया ईरान के द्वारा था, जो आज का ईरान है। ठीक है, ये ईरान साम्राज्य था। एंड समटाइम्स लार्ज पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान एज वेल, और कभी कभी अफगानिस्तान के भी लार्ज पार्ट को वो ईरान क्या था? कंट्रोल करता था। These two superpowers had divided up most of the world that the Chinese called Ta Chin, Greater Chin, roughly the West. ये जो टू सुपर पावर्स थी वो उन्होंने वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स को डिवाइड कर लिया था। दैट द चाइनीज कोड, जिसको चाइनीज लोग कहते थे, इस पार्ट को क्या कहते थे चाइनीज लोग? ता चीन, ग्रेटर चीन कहते थे, रफली द वेस्ट। ठीक है, वेस्ट बोलते थे इसको चाइनीज लोग, इसको कंट्रोल करते थे।
द अर्ली एम्पायर कौन सा? द रोमन एम्पायर कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। रोमन एम्पायर को मुख्य रूप से दो फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है, अर्ली एंड लेट, अर्ली रोमन एम्पायर एंड लेट रोमन एम्पायर। ठीक है, जैसे हम अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड पढ़ते हैं, वैसे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। डिवाइडेड बाय द 3rd सेंचुरी, तीसरी शताब्दी के द्वारा डिवाइड किया गया था एज ए सॉर्ट ऑफ हिस्टोरिकल वाटर शेड बिटवीन देम। एक हिस्टोरिकल वाटर शेड उनके बीच में हुई थी, इसलिए 3rd सेंचुरी के द्वारा इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द होल पीरियड डाउन टू द मेन पार्ट ऑफ द 3rd सेंचुरी, जो सारा पीरियड था, सारा समय जो था, मुख्य पार्ट जो उनका तीसरी सेंचुरी में था, कैन बी कॉल्ड द अर्ली एम्पायर। इसको अर्ली एम्पायर कहा जाता है, तीसरी सेंचुरी तक के। एंड द पीरियड आफ्टर दैट द लेट एम्पायर, और इसके बाद का जो पीरियड हुआ था उसको हम लेट एम्पायर बोलते हैं। तीसरी शताब्दी तक का जो पीरियड था अर्ली रोमन एम्पायर, तीसरी शताब्दी के बाद का जो पीरियड था वो लेटर रोमन एम्पायर। A major difference between the two superpowers and their respective empires was that the Roman Empire was culturally much more diverse than that of Iran. जो मुख्य अंतर इन दोनों सुपर पावर्स में था वो ये था कि जो रोमन एम्पायर था वो सांस्कृतिक रूप से काफी ज्यादा विविध था, लेकिन जो ईरान था वो इतना ज्यादा विविध नहीं था। समझ गए? कल्चरली डाइवर्स था, जैसे गोकुल धाम सोसाइटी, समझ गए? वो कल्चरली डाइवर्स है, लेकिन ईरान में ऐसा नहीं था। द पार्थियंस एंड लेटर द सेसेनियंस, द डायनेस्टीज दैट रूल्ड ईरान इन दिस पीरियड। ये डायनेस्टीज हैं जो ईरान में इस पीरियड में रूल कर रही थी। कौन सी? पार्थियंस और सेसेनियंस। रूल्ड ओवर ए पॉपुलेशन दैट वाज लार्जली ईरानियन, उन्होंने एक ऐसी पॉपुलेशन पे शासन किया था जो मुख्य रूप से ईरानियन पॉपुलेशन थी। द रोमन एम्पायर बाई कॉन्ट्रास्ट, जो रोमन साम्राज्य था इसके विरोधाभास में, वाज ए मोजेक, वो एक मिश्रण था ऑफ टेरिटरीज एंड कल्चर्स। ठीक है, वो एक मिश्रण था टेरिटरीज का, कल्चर्स का, दैट वर चीफली बाउंड टुगेदर बाय कॉमन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिसको मुख्य रूप से एक सरकार के साधारण सिस्टम के द्वारा बांधा गया था कि सरकार एक है उनकी, कॉमन सिस्टम है सरकार का, इसलिए बंधे हुए थे, लेकिन अलग अलग टेरिटरी थी। ठीक है, अलग अलग प्रकार के कल्चरल को फॉलो करने वाले लोग थे। मैनी लैंग्वेजेस वर स्पोकन इन द एम्पायर, इस एम्पायर में बहुत सी भाषाओं को बोला जाता था। बट फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन प्रशासन के उद्देश्य से लैटिन एंड ग्रीक वर द मोस्ट वाइडली यूज। लैटिन और ग्रीक भाषा बहुत ज्यादा प्रयोग की जाती थी। इंक्लूडेड द ओनली लैंग्वेजेस, इंडीड द ओनली लैंग्वेजेस, वास्तव में यही केवल भाषा थी, ये यूज की जाती थी और थी ही नहीं। द अपर क्लासेस ऑफ द ईस्ट, पूर्वी भाग की जो उच्च वर्ग के लोग थे, स्पोक एंड रोट इन ग्रीक, वो ग्रीक भाषा में बोलते और लिखते थे। दोज इन द वेस्ट इन लैटिन, और जो वेस्ट में थे वो लोग लैटिन भाषा को यूज करते थे। एंड द बाउंड्री बिटवीन दिस ब्रॉड लैंग्वेजेस एरिया रैन समवेयर अक्रॉस द मिडल ऑफ द मेडिटेरियन, और जो बाउंड्री थी इन दोनों लैंग्वेजेस के बीच में वो कहीं ना कहीं मेडिटेरियन क्षेत्र के बीच में थी। ठीक है, मतलब मेडिटेरियन के ईस्ट में जो है ग्रीक बोलते थे, लिखते थे, और इसके वेस्ट में जो है लैटिन यूज करते थे। बाउंड्री थी मेडिटेरियन की। बिटवीन द अफ्रीकन प्रोविंसेस एंड ट्रिपोलिटानिया, अफ्रीकन प्रोविंसेस में और ट्रिपोलिटानिया में, विच वाज लैटिन स्पीकिंग, जो लैटिन स्पीकिंग थे, एंड साइरेनिका, ग्रीक स्पीकिंग लोग थे। ठीक है, साइरेनिका। ऑल दोज हु लिव्ड इन द एम्पायर वर सब्जेक्ट्स ऑफ ए सिंगल रूलर, ये सभी लोग जो इस एम्पायर में रहते थे वो एक ही राजा की प्रजा थे, द एम्परर, सम्राट की प्रजा थे। रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे लिव्ड एंड व्हाट लैंग्वेज दे स्पोक, इससे उनका कोई मतलब नहीं था कि वे किस क्षेत्र में रहते, कौन सी भाषा बोलते हैं, बस मतलब ये था कि एक ही राजा की प्रजा थे, एक ही राजा थे इनका। द रेजिम इस्टेब्लिश्ड बाय ऑगस्टस, ये जो रेजिम था ये ऑगस्टस के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। द फर्स्ट एम्परर इन 27 BCE वाज कॉल्ड द प्रिंसिपेट, ये पहला सम्राट था जो जिसे 27 BCE में, 27 ईसा पूर्व में उसे प्रिंसिपेट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रिंसिपेट। यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है 27 BC तक की, हम इसको एक बार पढ़ करके देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन। द रिपब्लिक वाज द नेम ऑफ रेजिम, जो रिपब्लिक वाज द नेम ऑफ द रेजिम इन विच द रियलिटी ऑफ पावर ले विद द सीनेट, जो रिपब्लिक थी। ठीक है, इसको स्टार मार्क आएगा, कहाँ आएगा? यहाँ, बाद में पढ़ेंगे इसको। 27 BCE में जो एम्परर था उसको क्या कहा जाता था? प्रिंसिपेट। ठीक है, रेजिम को।
जो स्टैब्लिश किया गया था एम्परर के द्वारा। ऑल्दो ऑगस्टस वाज द सोल रूलर, हालांकि जो ऑगस्टस था वो अकेला ही रूलर था, एंड द ओनली रियल सोर्स ऑफ अथॉरिटी, और एकमात्र जो अथॉरिटी है उसका सोर्स था। द फिक्शन वाज केप्ट एल्यू दैट ही वाज एक्चुअली ओनली द लीडिंग सिटीजन, और यह कल्पना भी जीवित रखेगी लोगों के दिमाग में कि वह केवल वास्तव में अकेला ही लीडिंग सिटीजन है, अकेला ही नेतृत्व करने वाला या प्रसिद्ध नागरिक है। प्रिंसेप्स इन लेटिन, इसको लेटिन लैंग्वेज में प्रिंसेप्स बोला जाता था। याद आया कुछ नाम? जेम्स प्रिंसेप, क्या? जेम्स प्रिंसेप वो 1843 में उसने पढ़ा था। अशोक के जो ठीक है, अभिलेखों को सबसे पहले प्राकृतिक भाषा में जो लिखे होते हैं, जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा। 1843 में। ठीक है, आई डोंट नो 1843 है या नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट आई एम श्योर कि वो जेम्स प्रिंसेस पे। ठीक है, उसको प्रिंसेप बोला जाता है लेटिन लैंग्वेज में, नॉट द एब्सोल्यूट रूलर। ठीक है, वो एब्सोल्यूट रूलर नहीं था, नॉट द एब्सोल्यूट रूलर। ठीक है, दिस वाज डन आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द सीनेट, ये सीनेट की रिस्पेक्ट के लिए ऐसा किया जाता था। द बॉडी विच हैड कंट्रोल्ड रोम अर्लियर, जो बॉडी पहले रोम को क्लियर कंट्रोल करती थी, नियंत्रण में रखती थी। ठीक है, इन द डेज वेन इट वाज ए रिपब्लिक, उन दिनों में किसको कंट्रोल करती थी? जब ये जो क्षेत्र था रिपब्लिक था। ठीक है, अब रिपब्लिक क्या है इसको देखते हैं। रिपब्लिक वाज द नेम फॉर ए रेजिम, रिपब्लिक उस ऐसे क्षेत्र को नियम दिया जाता है इन विच, जिसमें द रियलिटी ऑफ पावर ले विद द सीनेट, जिसमें जो पावर की रियलिटी है, वास्तविक जो शक्ति होती है वो सीनेट के हाथों में होती है, उसको रिपब्लिक बोलते हैं। ठीक है, सीनेट जैसे हमने कल वोकैब में पढ़ा था, व्हाट इज सीनेट? सेनेट वो जो अमेरिका में सीनियर लोगों का ग्रुप। सीनियर लोगों का ग्रुप, सीनेट, सैन, सैन वर्ड आई मीन्स ओल्ड। ठीक है, सीनेट क्या है? ए बॉडी डोमिनेटेड बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वेल्दी फैमिलीज, एक ऐसी बॉडी होती है जो एक छोटे से धनी परिवारों का समूह होता है, हु फॉर्म्ड द नोबिलिटी, जिसमें नोबिलिटी आती थी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? नोबिलिटी। मतलब सीनियर से बना। इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में द रिपब्लिक रिप्रेजेंटेड द गवर्नमेंट ऑफ नोबिलिटी, जो रिपब्लिक थी वो नोबिलिटी की सरकार को रिप्रेजेंट करती थी। ठीक है, एक्सरसाइज थ्रो द बॉडी कॉल्ड द सीनेट, जो अपनी पावर को सीनेट नाम की संस्था के माध्यम से एक्सरसाइज करती थी, यूज करती थी। द रिपब्लिक लास्टेड फ्रॉम 509 BCE टू 27 BC। ठीक है, ये जो रिपब्लिक थी ये 509 ईस्वी पूर्व से लेकर के 27 ईस्वी पूर्व तक चलती रही थी। व्हेन इट वाज ओवरथ्रोन बाय ऑक्टेवियन, जब इस बॉडी को ऑक्टेवियन के द्वारा उलट दिया गया, खत्म कर दिया गया। द एडॉप्टेड सन एंड द हेयर ऑफ जूलियस सीजर, ठीक है, ये जो ऑक्टेवियन का था ये एडॉप्टेड सन था, दत्तक पुत्र था, गोद लिया हुआ पुत्र था, किसका? जूलियस सीजर का। हु लेटर चेंज्ड हिज नेम टू ऑगस्टस, जिसने बाद में अपना नाम ऑगस्टस बदल करके रख लिया था। मेंबरशिप ऑफ द सीनेट वाज फॉर लाइफ, सीनेट की जो मेंबरशिप थी वो पूरे जीवन के लिए थी। एंड वेल्थ एंड ऑफिस होल्डिंग काउंटेड फॉर मोर देन बर्थ, और वेल्थ का मतलब धन, और जो ऑफिस होल्डिंग की जो पोजीशन थी उसे जन्म से ज़्यादा काउंट करती थी, ज़्यादा मायने होते थे उसके, कि तुमने किस उसमें जन्म लिया है ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर तुमने मेंबर ले ली, मेंबरशिप ले ली, आपके पास वेल्थ ज़्यादा है, वो ज़्यादा मायने रखती है। समझ गई? ये थी रिपब्लिक। और ऑगस्टस कौन था? जूलियस केजर का अडॉप्टेड सन था। उसने किसको? रिपब्लिक को ओवरथ्रो कर दिया था, और उसके जगह पर क्या कर दिया था? ऑक्टेवियन, मतलब ऑक्टेवियन का पुत्र था वो। ठीक है, एंड ये नहीं, ऑक्टेवियन, ऑक्टेवियन नाम था इसका। ठीक है, और ऑक्टेवियन कौन था? जूलियस केजर का दत्तक पुत्र था, गोद लिया पुत्र था, और बाद में उसने ऑक्टेवियन से अगस्टस में अपना नाम चेंज कर लिया। द सीनेट हैड एग्जिस्टेड इन रोम फॉर सेंचुरीज, जो सीनेट थी वो कई शताब्दियों तक रोम में विद्यमान थी। एंड हैड बीन एंड रिमेन्ड ए बॉडी रिप्रेजेंटेटिंग द अरिस्टोक्रेसी, और रही थी एक बॉडी, ठीक है, जो अरिस्टोक्रेसी को रिप्रेजेंट करती थी। अरिस्टोक्रेसी क्या होती है? रूल बाय नोबल पीपल, वेल्दी पीपल। ठीक है, जो अरिस्टोक्रेसी के द्वारा शासन होता है उसको नोबल लोगों के द्वारा, वेल्दी लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है उसको अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। तो सीनेट में वेल्दी पीपल थे, वो शासन करते थे। ठीक है, दैट इज अर्थात द वेल्थिएस्ट फैमिलीज ऑफ रोमन, रोमन के जो सबसे अमीर परिवार थे वो, एंड लेटर बाद में इटालियन डिसेंट, और इटालियन डिसेंट थे वो इस बॉडी को रिप्रेजेंट करते थे। सीनेट को मेनली लैंड ओनर्स, जो इटालियन डिसेंट थे मुख्य रूप से क्या थे? जमींदार थे।
इस बॉडी में शामिल होने वाले। मोस्ट ऑफ द रोमन हिस्टोरीज दैट सर्वाइव्ड इन ग्रीक एंड लैटिन वर रिटन बाय पीपल फ्रॉम ए सेनाटोरियल बैकग्राउंड। बहुत से जो रोमन इतिहास है, हिस्ट्री जो है, बहुत सी रोमन की हिस्ट्री, वो ग्रीक और लैटिन में जो अभी भी हमारे पास विद्यमान है, वो सेनेटोरियल बैकग्राउंड के लोगों के द्वारा लिखी गई थी। सेनेटोरियल बैकग्राउंड के लोग जो पहले सीनेट में होते थे, जिनके पूर्वज सीनेट में होते थे, उनके द्वारा लिखी गई थी। फ्रॉम दिस, इन इतिहास से, इन हिस्ट्री से, इतिहासों से, इट इज क्लियर दैट एम्परर्स वर जज्ड बाय हाउ दे बिहेव टुवर्ड्स द सीनेट। इनसे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जो एम्परर्स थे, ठीक है, जो सम्राट थे, उन्हें उनके सीनेट की और उनका क्या व्यवहार रहता था, उसके द्वारा जज किया जाता था। ठीक है, सीनेट के प्रति कोई एम्परर अच्छा है तो अच्छे व्यवहार का बताया जाता था, उसको जज किया जाता था कि राजा अच्छा है। द वर्स्ट एम्परर वर दोज हु वर होस्टाइल टू द सेनेटोरियल क्लास। और सबसे बुरे राजा उनको माना जाता था, सम्राट उनको माना जाता था जो सेनेटोरियल क्लास के प्रति होस्टाइल थे। सेनेटोरियल क्लास तो समझ गए होंगे, सीनेट वर्ग के लोग। कौन से सीनेट वर्ग के लोग? जो या तो सीनेट से सीधे सीधे संबंधित थे या उनके पूर्वज सीनेट से संबंधित होते थे, क्योंकि उनकी मेंबरशिप लाइफ टाइम होती थी। ठीक है, और अगर वो उन सेनेटोरियल क्लास के साथ कोई एम्परर बुरा व्यवहार करता था तो उनको सबसे वर्स्ट बोला जाता था, और अच्छा व्यवहार करता था तो बेस्ट बोला जाता था उसको। मतलब उनके व्यवहार के ऊपर ये जज किया जाता था कि राजा कैसा है। बिहेविंग विद सस्पिशन और ब्रुटलिटी एंड वायलेंस, उनको वर्स्ट बोला जाता था जो सीनेट के प्रति शक के साथ, अत्याचार के साथ और हिंसा के साथ बिहेव करता था। मैनी सीनेटर्स, बहुत से जो सीनेटर्स yearn टू गो टू बैक टू द डेज ऑफ रिपब्लिक, वो इच्छा करते थे कि वो वापस रिपब्लिक के दिनों में चले जाएं, जब रिपब्लिक होती थी। बट मोस्ट मस्ट हैव रियलाइज दैट दिस वाज इम्पॉसिबल, लेकिन बहुत से लोग यह रियलाइज कर चुके थे कि यह असंभव है, वापस नहीं जाया जा सकता। नेक्स्ट टू द एम्परर एंड द सीनेट, एम्परर के अलावा और सीनेट के अलावा आगे द अदर की इंस्टीट्यूशन ऑफ इंपीरियल रूल वाज द आर्मी। जो साम्राज्य के शासन की जो मुख्य संस्था थी वो क्या थी? आर्मी। इंपॉर्टेंट क्या था? सीनेट के अलावा, एम्परर के अलावा आर्मी इंपॉर्टेंट थी। अनलाइक द आर्मी ऑफ इट्स रिवल इन द पर्शियन एम्पायर, इसके प्रतिद्वंदी पर्शियन एम्पायर की आर्मी की तरह, विच वाज ए कंस्क्रिप्टेड आर्मी, जो एक कंस्क्रिप्टेड आर्मी थी। द रोमन्स हैड ए पेड प्रोफेशनल आर्मी वेयर सोल्जर्स हैड टू पुट इन ए मिनिमम ऑफ 25 ईयर्स ऑफ सर्विस। जो रोमन्स थी उनकी एक पेड व्यावसायिक आर्मी थी जिसमें सैनिकों को अपने 25 साल की सेवा कम से कम देनी पड़ती थी। कंस्क्रिप्टेड आर्मी का मतलब होता है भर्ती की गई आर्मी। ठीक है, और ये भर्ती कब होती है? जब युद्ध होता है। युद्ध के दौरान जबरदस्ती जब सैनिकों को भर्ती किया जाता है, वो होती है कंस्क्रिप्टेड आर्मी। देख, अ कंस्क्रिप्टेड आर्मी इज वन विच इज फोर्सली रिक्रूटेड, एक वो आर्मी होती है कंस्क्रिप्टेड आर्मी जिसमें जबरदस्ती लोगों को आर्मी में शामिल किया जाता है। मिलिट्री सर्विस इज कंपल्सरी फॉर सर्टेन ग्रुप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, कुछ जैसे अभी यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, हाँ, लोगों को बोला जाता है कि आप हथियार ये कंस्क्रिप्टेड आर्मी होती है। ठीक है, और मिलिट्री सर्विस इस प्रकार के ग्रुप्स के लिए, लोगों की जनसंख्या के ग्रुप्स के लिए कंपल्सरी होती थी। समझ गए? और ईरान में, मतलब पर्सिया, ईरान का ही नाम है पुराना। ठीक है, तो पर्सिया में कैसी आर्मी थी? प्रोफेशनल आर्मी थी। 25 साल की सेवा देनी पड़ती थी उनको। ठीक है, इंडीड, वास्तव में द एग्जिस्टेंस ऑफ पेड आर्मी वाज ए डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द रोमन एम्पायर। रोमन साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि उनमें एक पेड आर्मी एग्जिस्ट करती थी, आर्मी को वेतन दिया जाता था। द आर्मी वाज द हाईएस्ट सिंगल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी इन द एम्पायर, जो आर्मी थी वो सबसे ज़्यादा एकमात्र संगठित ग्रुप होता था एम्पायर का। लगभग 6 लाख बाई द 4th सेंचुरी, 4वीं शताब्दी तक लगभग 6000 सैनिक हो गए थे। ठीक है, एंड इट सर्टेनली हैड द पावर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ एम्परर्स, और निश्चित रूप से इसके पास यह ताकत होती थी कि वे राजा के भाग्य को निर्धारित कर सके। द सोल्जर्स वुड कॉन्स्टेंटली एगिटेट, जो सैनिक थे वो लगातार एगिटेट करते रहते थे, उपद्रव करते रहते थे, फॉर बेटर वेजेस, अच्छी दिहाड़ी के लिए, मजदूरी के लिए, एंड सर्विस कंडीशंस, और अच्छी सर्विस कंडीशंस के लिए। दिस एगिटेशंस, ये जो
आंदोलन थे, जो उपद्रव थे, ओपन प्राय टुक द फॉर्म ऑफ म्यूनिटीज, वो विद्रोह का रूप ले लेते थे। इफ द सोल्जर्स फेल्ट लेट डाउन, यदि सोल्जर्स ये महसूस करते थे कि उनको देखा किया जा रहा है बाय देयर जनरल्स, उनके जनरल्स के द्वारा, और एवन द एम्परर, और या राजा के द्वारा भी उनके द्वारा अनदेखा किया जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है, तो वो क्या करते थे, म्यूटिनी कर लेते थे। जैसे 1857 फ्रीडम स्ट्रगल इज आल्सो कॉल्ड बाय म्यूटिनी बाय आरसी मजूमदार, ठीक है, ऐसे ऐसे लोगों के द्वारा म्यूटिनी बोला गया था इसको। अगेन आवर पिक्चर ऑफ रोमन आर्मी, फिर से हमारी जो रोमन आर्मी की पिक्चर थी डिपेंड्स लार्जली ऑन द वे दे वर पोर्ट्रेड बाय हिस्टोरियंस। वो पिक्चर जो है रोमन आर्मी की, वो हमारी पिक्चर इस बात पर डिपेंड करती है कि उसे कैसे इतिहासकारों के द्वारा चित्रित किया गया है, विद सेनाटोरियल सिंपैथीज के द्वारा, ठीक है, सीनेट से संबंधित जो सहानुभूति है उसके द्वारा। द सीनेट हेटेड एंड फियर्ड द आर्मी, जो सीनेट थी वो आर्मी से नफरत करती थी और उससे डरती थी, बिकॉज इट वाज ए सोर्स ऑफ ओपन एंड प्रेडिक्टेबल वायलेंस, क्योंकि ये जो आर्मी थी यह कभी कभी एक अनप्रेडिक्टेबल वायलेंस का स्रोत होती थी, एक वायलेंस ऐसा जिसकी भविष्यवाणी न की जा सकती हो, पता नहीं कब वायलेंस हो गया, इसलिए डरते थे, वो नफरत करते थे, स्पेशली इन द टेंस्ड कंडीशन, मुख्य रूप से उन हालातों में जब हालात तनावपूर्ण थे, ऑफ द थर्ड सेंचुरी, तीसरी शताब्दी में, व्हेन गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू टैक्स मोर हैवीली टू पे फॉर इट्स माउंटिंग मिलिट्री एक्सपेंडिचर, जब गवर्नमेंट को मजबूर किया गया था कि वो काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाए, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसे मिलिट्री के जो एक्सपेंडिचर है जो बढ़ रहे हैं उन एक्सपेंडिचर को उठाना है, खर्चे को उठाना है, ठीक है, तब से वो क्या करने लगे थे, नफरत करने लगे थे। टू सम अप, संक्षेप में अगर हम कहें, द एम्परर, सम्राट, द अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी क्या, कुलीन तंत्र बोलते हैं हम इसको हिंदी में, ठीक है, एंड द आर्मी, और जो आर्मी थी वो वर द थ्री मेन प्लेयर्स इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द एम्पायर, वो इस साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के तीन मुख्य प्लेयर्स थे, मुख्य भूमिका निभाने वाले थे। कौन कौन, एम्परर और अरिस्टोक्रेसी और आर्मी, ठीक है। द सक्सेस ऑफ इंडिविजुअल एम्परर्स, किसी एक अकेले सम्राट की सफलता डिपेंड करती थी ऑन देयर कंट्रोल ऑफ द आर्मी, आर्मी के कंट्रोल पर, कि वो आर्मी को कितना कंट्रोल करता है इसके ऊपर डिपेंड करती थी। एंड व्हेन द आर्मीज वर डिवाइडेड, लेकिन जब सेना ही डिवाइडेड हो जाती थी, विभाजित हो जाती थी, द रिजल्ट यूजुअली वाज सिविल वॉर, जो रिजल्ट होता था वो प्राय सिविल वॉर होता था, ठीक है, रिजल्ट क्या होता था, सिविल वॉर होता था। सिविल वॉर क्या होता है, सिविल वॉर रेफर्स टू आर्म्ड स्ट्रगल्स फॉर पावर विद इन द सेम कंट्री, एक ही देश में पावर के लिए जो सैनिकों के बीच युद्ध होता था, पावर के लिए सैनिकों में या किसी भी पॉपुलेशन में आर्म्ड स्ट्रगल है, ये हथियारों का युद्ध है ये, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट टू कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों में पावर के लिए युद्ध होने के बजाय एक ही देश में पावर के लिए जब युद्ध होता है उसको हम सिविल वॉर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गृह युद्ध, ठीक है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कोल्ड वॉर, ये भी आएगा आगे, मैं हाँ बताऊं, मैं बता देता हूँ, अभी बता ही रहे तो बताओ। जिसमें हथियारों का युद्ध नहीं होता, वैसे विचारों का युद्ध, विचारों का। जिसमें युद्ध किसी बैटल ग्राउंड में जाकर के नहीं लड़ा जाता, विचारों में ही लड़ा जाता है, वो विचार युद्ध। आपके पड़ोसी के साथ आपका सिविल कोल्ड वॉर चल रहा होगा, ठीक है, तो ये कोल्ड वॉर कभी खत्म नहीं होगा, ये ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। जैसे अमेरिका एंड रशिया, कोल्ड वॉर, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर वन नोटोरियस ईयर, एक कुख्यात साल की बजाय के सिवाय, कौन सा कुख्यात साल, 69 CE, 69वां साल, ठीक है। व्हेन 4 एम्परर्स माउंटेड इन द थ्रोन इन क्विक सक्सेशन, जहां 4 सम्राट एक के बाद एक जल्दी जल्दी से थ्रोन पर माउंटेड हुए, सिंहासन ग्रहण किया 69 के साल में। इन क्विक सक्सेशन का मतलब होता है फॉलोड बाय वन बाय वन, क्विकली, ठीक है। द फर्स्ट 2 सेंचुरीज वर ऑन द होल फ्री फ्रॉम सिविल वॉर, पहली जो 2 शताब्दियां थी वो पूरी की पूरी सिविल वॉर से फ्री थी, गृह युद्ध उनमें हुआ नहीं। एंड इन दिस सेंस, और इस सेंस में रिलेटिवली स्टेबल, वो काफी स्टेबल थी, स्थिर थी। सक्सेशन टू द थ्रोन, सिंहासन का जो उत्तराधिकार वाज बेस्ड एज फार एज पॉसिबल ऑन फैमिली डिसेंट,
वो जहां तक संभव हो वो एक फैमिली के डिसेंट पर निर्भर करता था। ठीक है, उत्तराधिकार जो होता था वो एक ही परिवार का होता था। आइदर नेचुरल और एडॉप्टिव, या तो वो नेचुरल हो या एडॉप्टिव हो, मतलब किसी का अगर बच्चा पैदा नहीं हुआ, लड़का नहीं हुआ, तो लड़के को एडॉप्ट कर लेते थे, लेकिन फिर भी राजा वही एडॉप्टेड ही बनता था। एक ही परिवार में क्या रहता था, शासन रहता था। एंड एवन द आर्मी वॉज स्ट्रोंगली वेडिड टू दिस प्रिंसिपल, और जो आर्मी थी वो कठोरता पूर्वक या मजबूती से इस प्रिंसिपल से वेडिड थी, बंधी हुई थी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए टाइबेरियस 14 to 37, जो 14वीं साल से लेकर के 37वीं साल तक जिसने शासन किया टाइबेरियस ने, ये टाइबेरियस कौन था? द सेकेंड इन द लॉन्ग लाइन ऑफ रोमन एम्परर्स, जो रोमन एम्परर्स की लॉन्ग लाइन में सेकेंड था, सेकेंड नंबर पे था। ठीक है, वाज नॉट द नेचुरल सन ऑफ ऑगस्टस, वो ऑगस्टस का नेचुरल सन नहीं था, प्राकृतिक पुत्र नहीं था। ठीक है, स्वाभाविक पुत्र नहीं था। द रूलर हु फाउंडेड द प्रिंसिपेट, वो रूलर जिसने प्रिंसिपेट को फाउंडेड किया था, स्थापना किया था, वो रूलर। बट ऑगस्टस एडॉप्टेड हिम, लेकिन ऑगस्टस ने उसको गोद लिया था टू एंश्योर ए स्मूथ ट्रांजिशन, ताकि एक स्मूथ ट्रांजिशन हो सके। ठीक है, एक स्मूथ ट्रांजिशन का मतलब है पावर अच्छी तरह से सौंपी जा सके, कोई दंगा फसाद ना हो। एक्सटर्नल वॉरफेयर, जो बाहरी युद्ध था, युद्ध क्षेत्र जो था, वाज आल्सो मच लेस कॉमन इन द फर्स्ट 2 सेंचुरीज, वो पहली 2 शताब्दियों में भी बहुत ही कम कॉमन था, कम साधारण था। द एम्पायर इनहेरिटेड बाय टिबेरियस फ्रॉम अगस्टस, जो अगस्टस से टिबेरियस के द्वारा जो एम्पायर विरासत में प्राप्त किया गया था, वाज ऑलरेडी सो वास्ट, वो पहले ही इतना वास्ट था, दैट की फर्दर एक्सपेंशन वाज फेल्ट टू बी अननेसेसरी, कि इसका और ज्यादा विस्तार करना अनावश्यक समझा गया, कि पहले इतना बड़ा है, मैं बाहर लड़ाई झगड़ा करके करूंगा क्या, टिबेरियस ने ऐसे समझा था। इनफैक्ट वास्तव में द ऑगस्टन एज, जो ऑगस्टन की एज थी, इज रिमेंबर्ड फॉर द पीस, वो पीस के लिए, ऑगस्टस का जो युग था जब उसने शासन किया था, वो पीस के लिए याद किया जाता, शांति के लिए याद किया जाता है। इट असर्ड इन आफ्टर डिकेड्स ऑफ इंटरनल स्ट्राइफ, जो जो शांति इसने शुरू कर दी थी, असर इन कर दी थी, आफ्टर डिकेड्स ऑफ इंटरनल स्ट्राइफ, दशकों आंतरिक युद्ध के बाद, एंड सेंचुरीज ऑफ मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, और शताब्दियों मिलिट्री की जीत के बाद जो शांति शुरू हुई थी। मतलब ऑगस्टस ने बहुत कुछ किया, सीनेट को खत्म कर दिया। ठीक है, 27 BC में फिर वो सीनेट को खत्म करके उसका नाम ऑक्टेवियन से ऑगस्टस रख लिया था। मतलब ऑक्टेवियन ने ही शताब्दियों तक इतनी लड़ाई लड़ ली थी, गृह युद्ध भी उसने देख लिया था, उसके बाद जो शांति स्थापित हुई थी। ठीक है, और उसका जो युग है वो शांति के लिए जाना जाता है। और इतना वास्ट एम्पायर था जो टिबेरियस के लिए छोड़ के लिया गया था, टिबेरियस ने समझा ही नहीं कि मैं इस एम्पायर को और ज्यादा वाइड करूं, ऑलरेडी इतना बड़ा था वो। The only major campaign of expansion in the early empire, जो एकमात्र मुख्य अभियान एक्सपेंशन के लिए प्रारंभिक साम्राज्य में जो चलाया गया, was Trajan's fruitless occupation of territory across the Euphrates, वो ट्रेजन का एक फ्रूटलेस, मतलब कोई परिणाम नहीं हुआ उसका। ठीक है, वो फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन था, बिना किसी परिणाम का एक ऑक्यूपेशन था, कब्जा था, ऑफ टेरिटरी, उस क्षेत्र का कब्जा था, अक्रॉस द यूफ्रेट्स, जो यूफ्रेट्स नदी के पार था। उसे कोई सफलता भी नहीं मिली थी, फ्रूटलेस हो गया था वो। ठीक है, इन द ईयर्स 113 to 70 CE, 113 से 117 के साल के बीच में अभियान उसने चलाया था, अबेंडेंड बाई हिज सक्सेसर, जिस अभियान को उसके उत्तराधिकारों के द्वारा त्याग दिया गया। ठीक है, समझ गए? एनी क्वेश्चन? एक ये आया था फोटो, क्या है देखो, इसको पिलर्स हैं। ठीक है, ये कोई पत्थर का बना हुआ है, ईंटें वगैरह यूज नहीं है। शॉप्स इन फोरम जूलियम रोम। ठीक है, शॉप्स हैं इन फोरम, फोरम का मतलब ग्रुप में, कहाँ है जूलियम, जूलियम कहाँ है, रोम में है। दिस पियाजा विद कॉलम्स, ये जो पियाजा है विद कॉलम्स, कॉलम्स में, वाज बिल्ट आफ्टर 51 BCE, वो 51 ईसा पूर्व के बाद बनाया गया था, टू एनलार्ज द ओल्ड रोमन फोरम। ठीक है, पुराने जो रोमन फोरम है उसको एनलार्ज करने के लिए। फोरम एक प्लेस होता है जहाँ पीपल डिस्कस करते हैं, उसको बढ़ाने के लिए बनाया गया था। द एम्परर ट्राजन्स ड्रीम कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। अच्छा, एम्परर ट्राजन ने सपना लिया था, क्या सपना लिया था? कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, भारत की विजय का सपना। देखो, देन आफ्टर ए विंटर
इन एंटियोक मार्क्ड बाय ए ग्रेट अर्थक्वेक। ठीक है, एंटियोक में सर्दी के समय के बाद, जिसमें सर्दी का जो समय है उसके बाद ग्रेट अर्थक्वेक के द्वारा मार्क किया गया था। मतलब एंटियोक में काफ़ी ज़्यादा भयंकर भूकंप आया था। इन 116 ट्रेजन मास डाउन, 116 जो वो है सन है, 116 में जो ट्रेजन था मार्च डाउन द यूफ्रेट्स टू कैस्टिफोन। ठीक है, टेस्टिफोन में। ठीक है, जो टाजन, ये जो ट्रेजन था ये यूफ्रेट्स से को पार करके ये टेस्टिफोन तक आ गया था। ठीक है, द पार्थियन कैपिटल, ये पार्थियाई लोगों की क्या थी, कैपिटल थी। ठीक है, एंड देन टू द हेड ऑफ पर्शियन गल्फ, तब वो पर्शियन गल्फ के हेड तक आ गया था। ठीक है, देर वहाँ द हिस्टोरियन, जो हिस्टोरियन था कैसियस डियो डिस्क्राइब्स हिम, उसको वर्णित करता है, लुकिंग लॉन्गिंगली एट ए मर्चेंट शिप, कि वो बहुत ही इच्छा पूर्वक एक मर्चेंट शिप की ओर देख रहा था, सेटिंग ऑफ फॉर इंडिया, जो मर्चेंट शिप इंडिया के लिए जा रही थी वहाँ आने के बाद, पर्शियन गल्फ में आने के बाद। एंड विशिंग दैट ही वर एज यंग एज अलेक्जेंडर, और यह विश करने लग गया था कि काश वो उतना छोटा होता, युवा होता या छोटा होता। ठीक है, जितना कि अलेक्जेंडर। ठीक है, मतलब इच्छा करने लग गया था, किसको देख करके, उस मर्चेंट शिप को देख करके, जो मर्चेंट शिप पर्शियन गल्फ से रवाना हो रही थी, उसको देख करके ये उम्मीद करने लग गया था कि काश मैं अलेक्जेंडर के जैसा होता। ठीक है, समझ गए? और करवाऊं या काफी है? इसको 62 पेज को कल करेंगे।